हेलो गाइस। आज क्लास 10th का ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का हम लोग पूरा का पूरा भूगोल आज करेंगे। क्लास 10th लिखा हुआ क्लास 10th ज्योग्राफी। देखिए क्लास 10th ज्योग्राफी का ऑल ऑब्जेक्टिव जितना भी टोटल इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव हमने एक ही वीडियो में लाया है। और ध्यान से आप देखिए, उसका आंसर भी दीजिए और देखते हैं कितना क्वेश्चन है। पूरा का पूरा ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव निकाला गया है बाबू, पूरा बुक से एकदम निचोड़ कर निकाला गया है और उसका हम लोग एक ही वीडियो में आज समाप्त करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, अब ध्यान से देखिए पहला ऑब्जेक्टिव में क्या है। बहुत इजी सवाल से है शुरुआत किया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, कहा गया सौर ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, मानवकृत या पुनः पूर्ति योग्य या अजैव या अचक्रीय। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दूसरा सवाल में कहा गया निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। दूसरा सवाल तो और ये बाबू कहता है किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिम्मरमैन या माल्थस या फिर डार्विन या फिर इरेटोस्थनीज। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए, जिम्मरमैन का कहना था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। एक और व्यक्ति याद रखिएगा, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। तो याद रखना महात्मा गांधी के बोले थे। किसने बोले थे? महात्मा गांधी ने बोले थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। अगला सवाल तीसरा में कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला अनवीकरणीय या नवीकरणीय या सी में, यहाँ पे वो मान लो दोनों, यहाँ पे सी में मान लीजिए दोनों और डी में मान लीजिए क्या है, अजैब। तो बताइए कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो याद रखना बुआ, कोयला जो है ना एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला सवाल, चौथा सवाल आपके सामने कहता है कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। कोयला का भंडार सीमित है या हवा का या मिट्टी का या सौर शक्ति का। सीमित का मतलब वो एकदम है, आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, कोयला का भंडार क्या है, सीमित है। अगला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है 4 के बाद 5 नंबर सवाल। 5 कहता है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। यहाँ डाकू होना चाहिए। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के विदोहन से, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी, संसाधन के, ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के अनियोजित विदोहन से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संसाधन के अनियोजित विदोहन से। चलते हैं 6 नंबर सवाल में कहता है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। क्या कहता है, समुद्रीय क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। 10.2 या 15.5 या 12.2 या 19.2। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ डी, 19.2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 19.2। चलते हैं अगला सवाल आपके सामने लिखता है, क्या लिखता है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तट रेखा से, जैसे मान लो कोई समुद्र है तो समुद्र का जो तट होता है वहाँ से समुद्र में कितना किलोमीटर तक आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र कहलाता है। तो याद हुआ 200, कितना 200। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 7 का हुआ, आन रखना 200। चलते हैं अगला सवाल आपके सामने में लिखता है, क्या लिखता है कि जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का क्या, मतलब जैव और अजैव जो संसाधन को वर्गीकरण किया गया है वह किसके आधार पर किया गया है। क्या स्वामित्व के आधार पर या विकास या समाप्यता या उत्पत्ति। तो बताइए जैव और अजैव जो बांटने का प्रक्रिया है वो क्या था। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन हम वैसे संसाधन को कहते हैं जो जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो कौन जो है नहीं है, इसका मतलब है कि जो मानव के द्वारा बनाया गया। तो बताओ देखो, नगर जो हो जाएगा वो किसके द्वारा, मानव के द्वारा बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नो का सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल आते हैं। 10 नंबर सवाल आपके सामने लिखता है, क्या लिखता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, अमेरिका या भारत या जापान या ब्राज़ील। तो बताइए बुआ सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल, बांधों में जो जल होता है किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है, भंडार है या संचित है या संभावी है या विकसित है।
तो 11 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संचित है। क्या है बाबू? बी, संचित है। अगला सवाल 12 में क्या लिखता है? 12 में लिखता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखो आधार क्या बोला है? स्वामित्व बोला है। आधार क्या बोला है? स्वामित्व बोला है। तो बताइए स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। अगला, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? तो 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर? 4 होते हैं। कभी कभी 3 मारता है, देख लीजिएगा ये वाला सवाल को कद कौन देता है। ऐसे तो 3 भी मारता है, लेकिन बुक कहता हुआ 4 ऑप्शन। अगला सवाल में कहता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या कहता है? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो में हुआ था, या न्यूयॉर्क में, या ब्राज़ील में, या जोहान्सबर्ग में? तो तृतीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। अगला सवाल आपके सामने लिखता है 15 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? क्या 1992 के जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें कितने देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? तो सही ऑप्शन ऑप्शन में हो जाएगा 178। 178 याद रखना बुआ, 178 राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं शामिल हुए थे। 178 ऑप्शन नंबर सी। 15 के बाद चलते हैं बुआ 16 नंबर सवाल आगे क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा 16 नंबर सवाल में क्या लिखता है। 16 नंबर सवाल में तो और बहुत ईजी लिखा है। क्या लिखता है? ध्यान देना। 16 नंबर सवाल में लिखता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? क्या है? मेधा पाटकर है, या महात्मा गांधी है, या सुंदरलाल बहुगुणा है, या बताइए संदीप पांडे। तो चिपको आंदोलन के जो थे प्रणेता है या नेतृत्व करने वाले वो सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है बाबू? सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ध्यान देना, सुंदरलाल बहुगुणा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने लिखता है, ध्यान देना सवाल जो अगला सवाल है, अगला क्या सवाल लिखता है? 17 नंबर सवाल लिखता है इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? अजैव का मतलब जिसमें जीवन नहीं होता उसको अजैव संसाधन कहते हैं। तो कहता है अजैव संसाधन नहीं है, इसका मतलब जैव पहचाना। जैव का मतलब जिसमें जीवन हो, वनस्पति या चट्टान या खनिज या धातु। बताओ जीवन किस में हुआ? तो वनस्पति में जीवन है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17 का ए हो जाएगा। चलते हैं बुआ 18 नंबर सवाल। 18 सवाल जो लिखता है वो क्या लिखता है? ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है कि निम्न में से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? निम्न में से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? संभाव्य है, या संचित, या व्यक्तिगत, या ज्ञान। तो 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत जो है वह आधार क्या बोला गया था? विकास के स्तर पर आधार जो है वो नहीं है। अगला सवाल 18 के बाद 19 नंबर सवाल में लिखता है, क्या लिखता है? दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक जो हुआ था वो किस वर्ष? तो 1968। 1968 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1968। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 1968। चलते हैं बाबू 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल में लिखता है कि ब्रूंडलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? तो 20 का सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1987। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1987 हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में लिखता है, क्या लिखता है कि क्लब ऑफ रोम ने कब संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? क्लब ऑफ रोम ने कब संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? 1978 में, या 1958 में, या 1968 में, या 1988 में? तो 21 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1968। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1968। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल। 22 नंबर जो सवाल आपके सामने लिखता है, क्या लिखता है? नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय संसाधन का मतलब वह संसाधन होता है जिसको हम एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, लेकिन जरूर कर सकते हैं। वो संसाधन कहलाता है नवीकरणीय। कोयला, या खनिज तेल, या पवन ऊर्जा, या प्राकृतिक गैस। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पवन ऊर्जा को बुआ हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, बिहान भी परसों भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार कोयला समाप्त हो गया भंडार से तो कोयला को निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जैसे खनिज तेल का भी लग जाता है और प्राकृतिक गैस का। तो पुनः पूर्ति योग भी कर सकते हैं पवन ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 22 का। चलते हैं 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल आपके सामने क्या लिखता है? क्या लिखता है कि 1992 में 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? क्या टोक्यो में हुआ था, या रियो डी जेनेरो में हुआ था,
या न्यूयॉर्क में हुआ था या दिल्ली में हुआ था। तो 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ बी, रियो डी जेनरो ब्राज़ील। याद रखना, रियो डी जेनरो ब्राज़ील। हमने क्या कहा, रियो डी जेनरो ब्राज़ील। याद रखना, रियो डी जेनरो ब्राज़ील, रियो डी जेनरो ब्राज़ील। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में लिखता है 24 का, क्या लिखता है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा, बताइए, ज्वारीय ऊर्जा को नवीकरणीय, यहाँ न होना चाहिए था, गलती से प लिखा गया है, नवीकरणीय या अजैव या मानवकृत या जैव। तो ज्वारीय ऊर्जा को वह नवीकरणीय संसाधन कहा गया है जिसको हम लोग फिर से प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 24 का हो जाएगा ए। 25 में कहता है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, खनिज तेल या पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा या सभी गलत है। बताइए, पवन ऊर्जा का क्या भंडार सीमित है, क्या हम इसका और ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का भी प्रयोग हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो खनिज तेल का जो भंडार है ना वो सीमित है। तो ऑप्शन में हो जाएगा 25 का ए। 26 सवाल, 26 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखता है कि अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सुमेकर हैं या सुमशेर है या महात्मा गांधी हैं या अमर्त्य सेन। तो बाबू बताओ बाबू, 26 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सुमशेर। याद रखना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सुमशेर। इसमें एक और सवाल आता है कि इसमें किनका जो भाषण था वह संपादन हुआ था या छपाई हुआ था। तो महात्मा गांधी का। लेकिन वह सवाल कभी न कभी मिलेगा। चलते हैं अगला सवाल की ओर। 27 में लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है। कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है। सामुदायिक संसाधन, चारागाह या विद्यालय भवन या कृषि भूमि या शमशान भूमि। सामुदायिक का मतलब होता है वो जो समुदाय में रहे, जो समुदाय के सभी लोगों का मतलब रह सकते हैं, उसको कहते हैं समुदाय। तो कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है। क्या कृषि भूमि को हम सामुदायिक कह सकते हैं बाबू। कृषि भूमि को हम समुदाय नहीं कह सकते हैं। तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि कृषि भूमि तो मेरा अपना होता है ना, तो वो हमारा सामुदायिक नहीं हो सकता है। जबकि चारागाह सामुदायिक हो सकता है, विद्यालय भवन भी सामुदायिक हो सकता है। समुदाय का मतलब एक लोग का अधिकार नहीं हो। जैसे गांव में जितना समुदाय होता है उनमें हर व्यक्ति का अधिकार हो। क्या शमशान जहाँ मुर्दे जलाया जाता है वहाँ पर्सनल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ सी, कृषि भूमि हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में क्या लिखता है कि सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। उसमें क्या सवाल था, एक सेकेंड। सामुदायिक संसाधन, अच्छा वहाँ भी था सामुदायिक संसाधन नहीं है, यहाँ भी है सामुदायिक संसाधन नहीं है। सामुदायिक संसाधन नहीं है मंदिर या मस्जिद या सार्वजनिक पार्क या घर। घर देखिए सामुदायिक संसाधन नहीं होगा क्योंकि घर तो पर्सनल होता है ना, यह हमारा सामुदायिक संसाधन नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जबकि सार्वजनिक पार्क सामुदायिक संसाधन है, मस्जिद भी सामुदायिक संसाधन है, मंदिर भी सामुदायिक संसाधन है। चलते हैं 28 के बाद 29 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है। मानवकृत संसाधन नहीं है, भवन या रेल लाइन या पेड़ पौधे या स्कूल कॉलेज। कहता है मानवकृत संसाधन नहीं, इसका मतलब वह संसाधन जिसको मानव ने नहीं बनाया है। तो बताओ, भवन को मानव ने बनाया या नहीं बनाया, बनाया। रेल लाइन को मानव ने बनाया, स्कूल कॉलेज को मानव ने बनाया। तो मानव ने कौन नहीं बनाया, तो पेड़ पौधों को मानव ने नहीं बनाया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं 30 में सवाल में लिखता है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। पवन ऊर्जा का मतलब हम फिर से प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब पवन ऊर्जा अनवीकरणीय नहीं हो सकता है, जैव नहीं हो सकता है, तो नवीकरणीय संसाधन हो सकता है। क्योंकि नवीकरणीय संसाधन का मतलब वह संसाधन जिसको हम फिर से प्रयोग कर सकते हैं, वो कौन सा संसाधन कहलाता है, नवीकरणीय। तो पवन ऊर्जा का प्रयोग हम फिर से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 31 में लिखता है राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है। राजस्थान की राजधानी जो है वो कहाँ है, जयपुर। राजस्थान में मरी हुई भूमि पाई गई है। कैसी भूमि, मरी हुई भूमि, जिसको मृदा हम लोग कह सकते हैं। कैसा मृदा, तो याद रखना मरी हुई मृदा कह सकते हैं, मरी हुई मृदा कह सकते हैं, मृत मृदा कह सकते हैं। राजस्थान में लूनी नदी एक फेमस लूनी नदी है। कौन नदी, लूनी नदी। याद रखना राजस्थान में लूनी नदी जो है वो फेमस नदी है। लेकिन यहाँ सवाल में क्या लिखता है, यहाँ सवाल में लिखता है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। मतलब राजस्थान में कौन संसाधन कमी है, सौर ऊर्जा की कमी है या पवन ऊर्जा या पशु ऊर्जा या जल ऊर्जा। तो बाबू याद रखना जल ऊर्जा की कमी है राजस्थान में, जल ऊर्जा की कमी है। क्योंकि राजस्थान में मरी भूमि पाई गई तो वहाँ जल की कमी है। याद रखना जल की कमी है, याद रखना बुआ जल की कमी है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या लिखा गया, ध्यान देना। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। 33 में लिखता है
कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, इस बात को याद रखना। तो देखते हैं वो इसका ऑप्शनल कहाँ है। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखना यहाँ ऑप्शनल है इसका कि क्योटो जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखना 1997 में हुआ था। कब हुआ था, हुआ क्योटो सम्मेलन जो हुआ था 1997 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था। याद रखना जापान में सवाल पूछा जाए कहाँ हुआ था, जापान का एक शहर क्योटो वहीं हुआ था, 1997 में हुआ था। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आप देख ही रहे हैं, क्या देख रहे हैं बुआ, बहुत ईजी सवाल है। क्या लिखता है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। बताओ, सीमित का मतलब एक समय आने में समाप्त हो सकता है, आने वाले समय में समाप्त हो सकता है, तो वैसे संसाधन को हम लोग सीमित भंडार सीमित कर सकते हैं। क्या समुद्री ऊर्जा या कोयला या पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो खुद बताओ बुआ कौन आने वाले समय में समाप्त हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बुआ हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल, 34 नंबर सवाल। 34 में लिखता है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजन हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजन हुआ था, 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 ईस्वी में, या 26 अगस्त से 4 सितंबर 2003 में, या 26 अगस्त से 4 सितंबर 2004 में, या 26 अगस्त से 4 सितंबर 2005 में। एकदम बिल्कुल 2, 3, 4, 5 ऐसे करके दिया गया। तो बताओ 34 का सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 26 अगस्त 4 सितंबर 2002 में आदिनगर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं आगे सवाल 35। देखिए आइए गया 35 नंबर सवाल में हम लोग को पढ़े हुआ, क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था। क्या भारत में या अमेरिका में या जापान में या चीन में। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था, या भारत में हुआ था या अमेरिका में या जापान में या चीन में। तो 35 का सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कहाँ हुआ था बाबू, जापान में। जापान की राजधानी टोक्यो, याद रखना। जापान की राजधानी कहाँ हुआ, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो, याद रखना, जापान की राजधानी टोक्यो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देख ही रहे हैं, क्या देख रहे हैं बुआ कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को और किस नाम से भी जाना जाता है। मतलब द्वितीय पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था उसको एक और नाम से जानते हैं, वह कौन सा नाम है। +6 सम्मेलन या +5 सम्मेलन या +7 सम्मेलन या +8 सम्मेलन। तो +5 सम्मेलन। ऑप्शन नंबर याद रखना बुआ बी। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, +5 सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी, +5 सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी, +5 सम्मेलन। चलते हैं अगला सवाल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है। 5 अप्रैल या 5 जनवरी या 5 मार्च या 5 जून। बताओ बाबू, खुद बताइए कि बताओ। 27 नंबर सवाल कितना इजी है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 37 ना, तो 37 का सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 5 जून को। याद रखना हुआ 5 जून को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 जून को हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या लिखता है विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। स्टॉकहोम में या भारत या जापान या चीन। विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। स्टॉकहोम या भारत या जापान या चीन। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 38 का ये हो जाएगा बुआ। चलते हैं, और अगर पूछा जाए कब हुआ था, अगर मान लो, तो याद रखना बुआ 1972 में। ये भी ऑब्जेक्टिव में याद रखना, 1972 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1972 में याद रखिएगा। चलते हैं, 38 सवाल हुआ है, 50 सवाल करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 50 में किसका बेहतर गया, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर वीडियो बेहतर लग रहा हो, नए हो आप चैनल पर, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बुआ। चलते हैं अगला सवाल में क्या लिखता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था। नर्मदा बचाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया हुआ सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरुआत किया था। क्या महात्मा गांधी ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या मेधा पाटेकर ने, या गुनकर मूले ने। तो बताओ बुआ सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मेधा पाटेकर ने शुरुआत किया था। क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन पूछा जा सकता है कौन नदी पर, तो याद रखना बुआ नर्मदा नदी पर, और कौन से राज्य में, तो ये भी याद रखिएगा, तो गुजरात में। कहाँ बुआ, गुजरात में, याद रखना। कहाँ बुआ, गुजरात में, याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरुआत किया था। मेधा पाटेकर। किसने शुरुआत किया था, मेधा पाटेकर। किसने शुरुआत किया था, मेधा पाटेकर ने। कौन नदी पर, नर्मदा नदी पर। कहाँ बुआ, गुजरात में, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल आपके सामने नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि क्योटो सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे।
क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था। और क्योटो में, जापान एक शहर है, जापान एक देश है और जापान का एक शहर है क्योटो, वहीं क्योटो सम्मेलन हुआ था, याद रखना। और कहा गया जब सम्मेलन हुआ था तो कितने देश भाग लिए थे? बताइए बुआ, कितने देश वहाँ भाग लिए थे? तो ऑप्शन नंबर याद रखना 159 देश, 159। ऑप्शन नंबर बी 159, 159 देश भाग लिए थे, 159। चलते हैं अगला सवाल। देखिए आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह कथन किसने कहे थे? यह बात किसने कहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है? ये बात किसने कहे थे? महात्मा गांधी या गुनकर मूले या पंडित जवाहरलाल नेहरू या मेधा पाटकर? एकदम बाबू रट जाना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सवाल पूछा गया है, एकदम मार रट जाना एकदम। महात्मा गांधी ने कहे थे, याद रखना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा महात्मा गांधी। हमें ऑप्शनल देने से पहले आप आंसर दे दिया करते होंगे, हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। चलते हैं अगला सवाल 42 नंबर कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के कितने वर्ष बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था? मतलब जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके बाद कितना वर्ष बाद? तो याद रखना 10 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बाबू, 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 42 का ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष बाद, याद रखना 10 वर्ष बाद। चलते हैं अगला सवाल, कहाँ पर, अगला सवाल देखिए क्या लिखता है, कहाँ पर सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? क्या अमेरिका में या गुजरात के भुज में या भारत में या जापान में? तो भारत तो सही बात है लेकिन ऑप्शनल नंबर बाबू याद रखिएगा बी, गुजरात के भुज में। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, गुजरात के भुज में, 43 का बी। लेकिन देखो क्या गुजरात हमारा भारत में ना, तो भारत हमारा सही है लेकिन ऑप्शनल याद रखना गुजरात के भुज में, गुजरात के भुज में, भारत में कहीं बहुत जगह ना, लेकिन गुजरात के भुज में याद रखिएगा। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आप खुद देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बुआ कि राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ कौन ऊर्जा की बहुत अधिक संभावनाएं हो सकता है? सौर ऊर्जा के साथ साथ, सौर ऊर्जा के साथ साथ कौन सी ऊर्जा की बहुत अधिक? पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा या इनमें से सभी? तो सौर ऊर्जा बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा। और अगर सौर ऊर्जा है तो विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त होगी, पवन ऊर्जा है तो सौर ऊर्जा तो है ही है, तो पवन ऊर्जा भी है, अगर पवन ऊर्जा है तो विद्युत ऊर्जा, इसका मतलब सभी के सभी मारिएगा, सभी के सभी मारिएगा। चलते हैं अगला सवाल, लेकिन इसका सही ऑप्शनल हुआ सौर ऊर्जा, याद रखना सौर ऊर्जा, ऑप्शनल में सौर ऊर्जा, वहाँ क्वेश्चन में लिख दिया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने में क्या लिखता है कि विश्व पर्यावरण को किस नाम से जाना जाता है? विश्व पर्यावरण को किस नाम से जानते हैं? ग्रीन हाउस सम्मेलन या पावर हाउस सम्मेलन या रेड हाउस सम्मेलन या इनमें से सभी? तो 45 का सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ग्रीन हाउस सम्मेलन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ग्रीन हाउस सम्मेलन। और ये कब किया गया था? तो याद रखना 1997 में, 1997 में ग्रीन हाउस सम्मेलन या विश्व पर्यावरण को किस नाम से जानते हैं? ग्रीन हाउस सम्मेलन 1997 में। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आप खुद देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल में लिखा गया है कि विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1972 में। कब आयोजित हुआ था? 1972 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1972 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1972। ये था 46 क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? 46 के बाद 47। हमने कहा था वो 50 क्वेश्चन मरवा लेते हैं, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही गया है। उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। चलते हैं 47 में लिखता है कि सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, इसका मतलब स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक का नाम क्या है? तो सुमशेर है। रट जाना बुआ, ये तो पहले भी हम लोग बता चुके हैं बुआ कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक का नाम क्या है? सुमशेर। चलो ठीक है। किसके विचार प्रकाशित हुए थे? याद करो, हमने ये बात पहले बता दिया था कि सुमशेर के जो पुस्तक है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, उसमें किनका विचार प्रकाशित किया था? क्या सुमेकर का या सुमशेर का या महात्मा गांधी का या अमरसेन का? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बाबू, महात्मा गांधी के विचार को वहाँ पे प्रकाशित किया गया था। किनमें? सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में। चलते हैं अगले सवाल। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? क्या बलुई मिट्टी है या रेगुर मिट्टी है या लाल मिट्टी है या पर्वतीय मिट्टी है? तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है, याद रखना बुआ, रेगुर मिट्टी।
काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। सवाल आता है काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है? तो काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? महाराष्ट्र में उगाई जाती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ? महाराष्ट्र में उगाई जाती है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? तो कपास का। ये भी याद रखना, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? कपास की खेती होती है। और उगाई कहाँ जाती है बाबू? महाराष्ट्र में। एकदम रट जाना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उगाई जाती है। किसकी खेती होती है? कपास की खेती होती है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? वह रेगुर मिट्टी होता है। ये रट जाना, 3 सवाल यहाँ से बन रहा है। काली मिट्टी भारत में कहाँ? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी में कौन सा फसल? कपास का फसल ज़्यादा होता है। और कपास कौन फसल है? यार ना खरीफ फसल है, ये भी याद रखना हुआ। कपास कौन फसल है? खरीफ फसल है, ये भी याद रखिएगा। कपास कौन फसल है? खरीफ फसल। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से रट जाइएगा एकदम। चलते हैं अगले सवाल की ओर। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए या लीची के लिए या गेहूं के लिए या बाजरा के लिए? अभी बताएं बुआ, काली मिट्टी किसके लिए प्रयुक्त मानी गई है? तो कपास के लिए प्रयुक्त मानी गई है। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आप खुद देख रहे हैं। क्या सवाल है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में या पंजाब में या बिहार का मैदानी क्षेत्र या उत्तराखंड में? तो सोपानी कृषि बाबू कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड, याद रखना। सोपानी कृषि उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तराखंड, रट जाइएगा। सोपानी कृषि कहाँ बाबू? उत्तराखंड। सोपानी कृषि कहाँ? उत्तराखंड। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या लिखता है? बहुत इतना महत्वपूर्ण इधर सवाल है ना, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? ये सवाल कई बार तक पूछा गया, कई बार, एक बार नहीं कई बार, कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम BVI सवाल ही सब है बुआ। क्या बेंजीन या यूरिया या एंड्रीन या फास्फोरस? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? आप खुद बताओ बुआ। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? एंड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन है। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल 52 नंबर सवाल। खुद देखिए 52 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि मरुस्थलीय मिट्टी का मतलब जहाँ पर भूमि मरी हुई है वहाँ पर मिट्टी का विस्तार में कहाँ से? हम लोगों ने पढ़ा है बुआ। या मरुस्थलीय मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है? बताओ। दोनों को क्वेश्चन देखो अथवा करके लिख दिए कि मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहाँ है? या मरुस्थलीय मिट्टी निम्न में से किस राज्य में पाया गया? या उत्तर प्रदेश या राजस्थान या कर्नाटक या महाराष्ट्र? इसके पहले वाले क्वेश्चन अगर 2-3 क्वेश्चन पहले अगर देखेंगे तो बताओ बुआ सही ऑप्शन कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राजस्थान में। कहाँ बुआ? राजस्थान में। राजस्थान में याद रखना, सवाल बहुत फेमस है कि भारत में थार का मरुस्थल कहाँ है? भारत में थार का मरुस्थल कहाँ है? तो याद रखना थार का मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में ही है। चलते हैं अगला सवाल। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या वनोन्मूलन है या गहन खेती या अति पशुचारण या अधिक सिंचाई? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल खुद देख रहे हैं बाबू, क्या देख रहे हैं? देखिए क्वेश्चन में क्या लिखता है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? कि सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन मिट्टी पाया गया? जलोढ़ या काली या पर्वतीय या लेटराइट? या ना जलोढ़ मिट्टी पाया गया। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया गया। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी बाबू 2 प्रकार का होता है। एक होता है नया जलोढ़, एक होता है पुराना जलोढ़। तो नया जो जलोढ़ होता है ना, उस नया जलोढ़ को खादर कहते हैं। एकदम रट जाइएगा ये सब सवाल। नया जलोढ़ को खादर कहते हैं और जो पुराना जलोढ़ होता है ना, उस पुराने जलोढ़ को हम लोग बांगर कहते हैं। तो यहाँ से कितना सवाल देखें कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी पाया गया? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में 2 होता है, नया जलोढ़ होता है और पुराना जलोढ़ होता है। तो जो नया जलोढ़ होता है उसको खादर कहते हैं और जो पुराना जलोढ़ होता है उसको हम लोग बांगर कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप खुद देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बाबू? कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? मतलब भूमि का मूल्य जो होता है ना, किस गुण से निर्धारित किया गया है? बताओ। मूल्य या आकार के आधार पर या मिट्टी या उत्पादकता के आधार पर? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उत्पादकता के आधार पर यह निर्धारित किया गया कि मिट्टी की कीमत कितना हो सकता है या मूल्यांकन कितना हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ देखो डी हो जाएगा, रट जाना बुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल पूछा गया है ऐसे करके, आपको इसको याद रहना पड़ेगा। चलते हैं अगला सवाल। केरल में कौन से मिट्टी की प्रधानता है? बताइए बुआ। केरल में कौन सी मिट्टी पाया गया? लाल या लेटराइट या जलोढ़ या बनिए? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लेटराइट मिट्टी है।
केरल में कौन सी मिट्टी पाई गई है? लेटेराइट मिट्टी पाई गई। अगला सवाल, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती होती है? सीढ़ीनुमा खेती वहाँ होती है बाबू जहाँ पर पर्वतीय इलाका हो। तो बताओ किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती हो? क्या पंजाब या हरियाणा, उत्तरी या उत्तराखंड, बिहार? तो इसमें से आप खुद बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा राज्य है जो पर्वतीय बाबू है। तो बताओ सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती होती है। चलते हैं अगला सवाल, मिट्टी के निर्माण क्या लिखता है कि मिट्टी के निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? तो मिट्टी के निर्माण के मुख्य घटक हुआ 6 रटाया गया है, याद रखना। मिट्टी के निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? 6 होते हैं। मिट्टी के निर्माण में मुख्य घटक कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगला सवाल में लिखा गया, क्या लिखता है कि किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला सकते हैं? लाल मिट्टी में, या लेटेराइट मिट्टी, या काली मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन हो जाएगा बी, लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन हो जाएगा बी, लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट मिट्टी। अगला सवाल में क्या लिखता है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा बहुत कम होती है? क्या नाइट्रोजन की या जीवाश्म की? तो जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? नाइट्रोजन या जीवाश्म? तो 60 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो याद रखिएगा बाबू, यहाँ से सी मान लेना, दोनों की मात्रा कम होती है। दोनों की मात्रा कम होती है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नाइट्रोजन की भी मात्रा कम होती है, जीवाश्म की मात्रा भी कम होती है, तो 60 का सी मान लीजिएगा। दोनों की मात्रा जो होती है ना वो कम होती है। अगला सवाल देखते हैं, क्या लिखता है कि किस इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? इसके पहले पढ़ा चुके हैं वो, काली मिट्टी कहाँ पाया गया? छोटा नागपुर, या महाराष्ट्र, या पंजाब, या केरल? इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? छोटा नागपुर है, या महाराष्ट्र है, या पंजाब है, या केरल है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई गई। काली मिट्टी कहाँ पाई गई है? महाराष्ट्र में पाई गई है। चलते हैं अगला सवाल में लिखता है, क्या लिखता है कि बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? इसके पहले वाले सवाल में अगर वीडियो आप ध्यान से एकदम सुने होंगे ना क्वेश्चन को, तो बना सकते हैं कि बांगर मिट्टी किसे कहा गया? पुरानी जलोढ़ को, कि नवीन का मतलब होता है नया, नवीन का मतलब होता है नया, या लेटेराइट को, या बंजर को? तो इन दोनों तो ऐसे कैंसिल हो जा रहा है बुआ। तो याद रखो, बांगर कहा जाता है पुरानी जलोढ़ को, और खादर कहा जाता है नई जलोढ़ को। तो खादर अगर कहता तो नई जलोढ़, लेकिन अगर बांगर कहा है तो पुरानी जलोढ़। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 62 हो गया ना। चलते हैं 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल आप खुद देख रहे हैं। 63 नंबर सवाल में लिखता है कि अखरोटी मिट्टी के नाम से हम किसे जानते हैं? अखरोटी मिट्टी, एकदम नया, बिल्कुल नया सवाल हुआ। अखरोटी मिट्टी के नाम से किसको जानते हैं? काली मिट्टी को जानते हैं, या भूरी मिट्टी जानते हैं, या पीली मिट्टी, या लाल मिट्टी? तो बताओ बाबू सही ऑप्शन नंबर क्या होगा कि अखरोटी मिट्टी के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो याद रखना बुआ, इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भूरी मिट्टी के नाम से। भूरी मिट्टी, अखरोटी मिट्टी अर्थात कौन मिट्टी? भूरी मिट्टी बाबू, याद रखिएगा। चलते हैं अगला सवाल खुद बताओ बुआ। अगला सवाल में क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हैदराबाद। कहाँ हुआ? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कहाँ है? हैदराबाद। चलते हैं 63 के बाद 64 हो गया ना, 65 आते। 65 में लिखता है कि गुजरात में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गुजरात में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या सिंचाई का प्रभाव, या नमक का प्रभाव, या ढाल का प्रभाव, या तूफान का प्रभाव? तो बताओ बाबू कि गुजरात में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ बाबू ऑप्शन नंबर दे रहा है ए। कंफर्म हम नहीं है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दे दीजिएगा। 65 का कि बताओ कि गुजरात में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये ऑप्शन दे रहा है, क्या दे रहा है? ए, अधिक सिंचाई। पर इस क्वेश्चन को कंफर्म नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारत के किन 2 राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है, बेकार भूमि है? कौन कौन? भारत में 28 जो राज्य है ना, 28 राज्यों में कौन ऐसा राज्य है जिसमें? तो ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। राजस्थान में व्यर्थ भूमि तो है पर मध्य प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में व्यर्थ भूमि नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में है। मध्य प्रदेश में नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी बेकार भूमि जहाँ तहाँ पड़ा हुआ, और राजस्थान में भी बेकार भूमि है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा।
ये नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल में क्या लिखता है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो 96.5%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 96.5%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल में लिखता है कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय पेयजल मिशन सबसे पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था, 13 या 55 या 33 या 75। इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, पर इसका ऑप्शन 55 होना चाहिए, लेकिन देख लीजिए बाबू इसका क्वेश्चन 68 का क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमें याद नहीं है, 55 नहीं मारिएगा आप लोग, याद नहीं हमें है, तो 68 क्वेश्चन नंबर को देख लीजिएगा। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में क्या लिखता है कि पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है। हमारे पृथ्वी पर पीने लायक कितना मीठा जल है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 2.5%। ऑप्शन नंबर ए 2.5%। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत वीवीआई, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल वीवीआई, कि आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया है, बांध को या नहर को या उद्योग को या सभी गलत है। तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया हुआ बांध को। किसको कहा गया है, बांध को। और ये भी याद रखना किसने कहा था, तो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। किसने कहा था कि आधुनिक जो मंदिर होगा वो क्या होगा, तो बांध। यह बात किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। तो ऑप्शन नंबर याद रखना बुआ, ऑप्शन नंबर ए किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर याद रखना। अगला सवाल 71वां सवाल। 71वां सवाल में लिखता है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है। भाखड़ा नंगल परियोजना क्या ब्यास या सतलज या यमुना या नर्मदा। तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो बनी है वो सतलज नदी पर बनी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है, तो बाबू याद रखना सतलज नदी पर बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में क्या लिखता है कि बृहद क्षेत्र में, बृहद का मतलब होता है बड़े से क्षेत्र में, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जानते हैं, या हरा ग्रह या नीला ग्रह या पीला ग्रह या सभी। तो नीला ग्रह वो याद रखना। जब पानी देखना, जब ज़्यादा मतलब किसी तालाब में भरा पड़ा हो ना, तो वो पानी कैसा नजर आता है, नीला। तो बृहद मतलब होता है बड़े से क्षेत्र में अगर जल बहुत अधिक मात्रा में पाया गया तो वो कैसा रहेगा, तो नीला। तो नीला ग्रह याद रखना बुआ, बी नीला ग्रह। अगला सवाल, किस नदी को बिहार का शोक कहा गया। ये तो और महत्वपूर्ण, अभी बाबू उत्तरी बिहार जो पूर्णतः डूबा हुआ अभी चल रहा है, उत्तरी बिहार। एक भी सवाल ये भी आता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित रहता है, तो उत्तरी बिहार। कौन बिहार, उत्तरी बिहार जो होता है ना, बाढ़ से ग्रसित रहता है। और इस बार 10 दिन पहले आप वीडियो वायरल देख रहे थे कि जहाँ तहाँ लोग ऐसे ही फंसे हुए थे, पूर्णतः डूबा हुआ था। तो उसमें से कौन नदी का ज़्यादा प्रकोप रहा, गंगा का या गंडक का या कसोन की कोसी। तो याद ना वो ऑप्शन नंबर डी, कोसी का। ऑप्शन नंबर डी याद रखना, कोसी। बिहार का शोक कोसी, बिहार का शोक कोसी, बिहार का शोक कोसी। रट जाना हुआ, बिहार का शोक कोसी। अगले सवाल, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, पूर्णिया या चेरापूंजी या कोची या मासिनराम। तो याद है मासिनराम मेघालय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। मासिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला सवाल, प्राणियों के शरीर में, किसके शरीर में, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, क्या 55% या 60% या 65% या 70%। तो प्राणियों के शरीर में होता है 65%। प्राणियों के शरीर में कितना होता है, 65%। लेकिन अगर मान लो पौधों के शरीर में पूछा जाता, पौधों के शरीर में कितना बाबू, तो याद रखना बुआ लगभग 65 से 99% रट जाइएगा। कितना, लगभग 65 से 99%। अगर हम बात करें वह पौधों में, लेकिन अगर मान लो प्राणियों में पूछा जाता तो याद रखना 65%। ऑप्शन नंबर सी मान लेते हैं। अगला सवाल 76 में लिखा गया है, ध्यान दीजिए। 76 में लिखा गया है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, क्या फ्लोराइड या क्लोराइड या आर्सेनिक या लौह। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आर्सेनिक का। किसका हुआ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आर्सेनिक का। और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो याद रखना बुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आर्सेनिक का। अगला सवाल में 77 नंबर सवाल जो लिखता है उसमें क्या लिखता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा। ये सवाल पहले भी हो चुका है, अगर ध्यान देकर पढ़ें तो बताइए सही ऑप्शन क्या महात्मा गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित नेहरू। पंडित नेहरू का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वामी विवेकानंद। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी हो जाएगा पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने कहे थे देश के बांधों को भारत का मंदिर कहे थे। चलते हैं अगला सवाल 78 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखता है कि संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर बनाया गया है। संसार में पूरे विश्व में सबसे लंबा बांध, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे विश्व में सबसे लंबा बांध किस नदी पर बनाया गया, या नर्मदा या गंगा या ब्रह्मणी या महानदी। तो रट जाना बुआ महानदी पर बनाया गया है, और महानदी कहाँ है, उड़ीसा में बनाया गया। ये जो बांध बनाया गया सबसे लंबा बांध वो उड़ीसा में बनाया गया, याद रखना बुआ महानदी पर, महानदी पर याद रखना, महानदी पर बनाया गया, उड़ीसा में बनाया गया। चलते हैं अगला सवाल कोसी परियोजना। क्या क्वेश्चन है कि कोसी परियोजना से उत्पन्न जो बिजली होता है उसका आधा भाग किस देश को जाता है। अगर कोसी परियोजना से जितना भी बिजली उत्पन्न होता है उसका आधा भाग किस देश को जाता है, नेपाल या भूटान या चीन या बांग्लादेश। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना बुआ नेपाल को जाता है। किसको जाता है, नेपाल को जाता है। 79 के बाद अगर हम 80 की बात करें, 80 नंबर सवाल, 80 नंबर सवाल में लिखता है कि इनमें से कौन बांध दामोदर नदी पर निर्माण नहीं किया गया है। इनमें से कौन सा बांध दामोदर नदी पर निर्माण नहीं किया गया है, कोनार या तिलैया या बोकारो, बोकारो या पंचेत। तो इस क्वेश्चन को बाबू आप देख लीजिएगा, 80 नंबर क्वेश्चन को फिर से आप देख लीजिएगा, हमें याद नहीं है, कंफर्म नहीं है, 80 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलते हैं बाबू 81 नंबर सवाल में लिखता है कि भूमिगत टंकी, भूमिगत टंकी जो भूमि के अंदर आंगन में बनाया जाता है जो उसका नाम रखा गया टांका। और टांका जो है बताइए किस राज्य में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्या गुजरात में या महाराष्ट्र में या दिल्ली में या राजस्थान में। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ राजस्थान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल 82 नंबर जो सवाल है उस 82 नंबर सवाल में क्या लिखता है, लिखता है बुआ कि खादिन कहाँ पाया जाता है। खादिन कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर या बाड़मेर या दिल्ली या मैसूर। तो खादिन जो पाया जाता है बुआ वो जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर याद रखना ए, ऑप्शन नंबर ए कहाँ बुआ, जैसलमेर में। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ का नियंत्रण रहा है। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ का नियंत्रण रहा है, चंबल या कोसी या भाखड़ा या फिर हीराकुंड। तो सही ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा ए कोसी। और यही कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया। किसका शोक कहा गया, बिहार का शोक कहा गया। रट जाना बुआ बिहार का शोक कौन नदी है, तो बिहार का जो शोक है वो कौन नदी है, कोसी नदी है। अभी उत्तरी बिहार में बाढ़ आने का बस यही रीजन था, कोसी नदी। अगला सवाल में कहा गया इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है, गुजरात या पंजाब या हरियाणा या राजस्थान। तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो राजस्थान में। राजस्थान में एक नदी है, बहुत फेमस नदी है, लूनी नदी, याद रखना बुआ लूनी नदी बहुत ज़्यादा फेमस है राजस्थान में। राजस्थान में एक लूनी नदी बहुत ज़्यादा फेमस है। सवाल यहाँ था इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है, तो आंसर बुआ डी याद रखना राजस्थान। कहाँ, राजस्थान। अगला सवाल 85 नंबर सवाल में लिखता है कि मीठे जल का सबसे बड़ा झील कौन है। मीठे जल का सबसे बड़ा झील कौन है, कैस्पियन या टिटिकाका या बैकाल या सुपीरियन। चेक कर लीजिएगा, सुपीरियन होना चाहिए लेकिन चेक कर लीजिएगा 85 में क्या होने वाला है, 85 क्वेश्चन। अगला सवाल है 86 नंबर सवाल में लिखता है, क्या लिखता है कि तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है, केरल या कर्नाटक या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो तुंगभद्रा परियोजना बुआ रट जाना कर्नाटक राज्य में। और ये कहा गया तुंगभद्रा जो परियोजना है वह दक्षिण भारत की, कौन भारत की, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है कौन, तुंगभद्रा परियोजना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल पूछा जा चुका है बुआ कई बार, ये सवाल पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है, क्या क्वेश्चन है कि चंबल घाटी परियोजना राजस्थान एवं दूसरे किस राज्य को लाभ प्राप्त करता है। चंबल घाटी परियोजना से जो लाभ प्राप्त होता है वह राजस्थान को प्राप्त होता है, साथ ही साथ कौन से राज्य को प्राप्त होता है,
तो 87 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बाबू, मध्य प्रदेश। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान के साथ साथ किस दूसरे राज्य को लाभ प्राप्त करता है, तो मध्य प्रदेश बाबू। अगला सवाल आपके सामने है, कोसी परियोजना में क्या लिखता है कि कोसी परियोजना में किस स्थान पर बैराज बनाया गया है। कोसी परियोजना में किस स्थान पर बैराज का मतलब बांध बनाया गया, याद रखना। हनुमान नगर या राजेंद्र नगर या इंदिरा नगर या फिर जगजीवन नगर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए, हनुमान नगर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हनुमान नगर। अगला सवाल में लिखता है, कृष्णा नदी पर, कौन नदी पर, कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है। कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है। कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है, तुंगभद्रा या सोन या नागार्जुन या इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू, याद रखना, नागार्जुन। क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नागार्जुन हो जाएगा। अगला 90 नंबर क्वेश्चन में लिखता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, कबूतर या हंस या मयूर या तोता। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मयूर है। मयूर के साथ साथ पक्षी को मोर भी कहा गया, याद रखना, मोर कहा गया बुआ। अगला सवाल है, बिहार में, क्वेश्चन क्या है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, 15 या 20 या फिर 5 या 7। इसका 7 हुआ, कहीं ऑप्शन मार लीजिएगा, 20 को मार देते हैं, यहाँ पे 7 कर लीजिएगा, गलती से 20 लिखा गया, यहाँ पे 7 कर लीजिएगा, 7 सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला सवाल 92 में जो क्वेश्चन उसमें लिखता है कि वन संरक्षण एवं प्रवर्धन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया, अर्थात कितने वर्गों में बांटा गया, 4 वर्गों में या 3 वर्गों में बांटा गया है या फिर बांटा गया है 5 वर्गों में या बांटा गया इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बुआ बी हो जाएगा, 3 वर्गों में बांटा गया। अगला सवाल है कि क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लिखता है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का फैलाव था या विस्तार था। तो 6 अरब हेक्टेयर या 4 अरब हेक्टेयर पर या 8 अरब हेक्टेयर पर या 5 अरब हेक्टेयर पर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 अरब हेक्टेयर पर वन का फैलाव था, 4 अरब हेक्टेयर। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल 94 में क्या लिखता है, 94 में लिखता है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का क्या संबंध है, मृदा संरक्षण या वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण या जल संसाधन का संरक्षण या खनिज संपदा का संरक्षण। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वन्य जीव एवं वनस्पति का संरक्षण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल 95 में लिखता है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, केरल या कर्नाटक या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो याद रखना बुआ, सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में। और कहा गया है कि पूरे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर संतुलन रखना है, किसी भी भूमि को संतुलन रखना है तो 33% पर वन का होना जरूरी है। कितना प्रतिशत पर हुआ, 33% पर वन का होना जरूरी है। लेकिन मात्र भारत में लगभग 20% ही वन है। लेकिन सोचिए कितना पीछे चल रहा है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है। कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है, घड़ियाल या मगरमच्छ या डॉल्फिन या व्हेल या कछुआ। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए, घड़ियाल या मगरमच्छ, घड़ियाल या मगरमच्छ। लेकिन टीचरों का मानना है कि डॉल्फिन, लेकिन बुक कहता है बुआ घड़ियाल या मगरमच्छ कहता है। अगला सवाल है 2001 में क्या लिखता है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। भारत में 2001 में, भारत में लिखा, कहाँ लिखा हुआ, भारत में लिखा है 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, 97 का। चेक करिए बुआ, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 या 19.27 या 20 या 20.60। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 19.27। 19 कितना होगा बुआ, 27 हो जाएगा। अगला सवाल में लिखता है, क्या लिखता है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1950 या 1952 या 1954 या 1951। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1952। पर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, 98 का क्या होगा।
अगला सवाल में लिखता है 99 नंबर जो सवाल है उसमें लिखता है पूर्वोत्तर राज्यों 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। पूर्वोत्तर राज्यों 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। 75 या 80.05 या फिर 90.03 या 60.11। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ डी हो जाएगा 60.11 60.11। अगला सवाल है 100 नंबर सवाल। 100 नंबर सवाल में लिखता है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हुआ है। 30,000 या 26,200 या 25,200 या 35,500। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 26,200। कितना 26,200। हमने 100 क्वेश्चन करवाया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 100 क्वेश्चन में कितना किसका सही गया, नाम ज़रूर बताइएगा। देखते हैं बुआ अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कितना आता है, कितना सही गया कितना गलत गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग कहाँ करते हैं। टीबी में करते हैं, एड्स में करते हैं, कैंसर में करते हैं कि मलेरिया में करते हैं। तो टैक्सोल का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, वो कैंसर में होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, कि टैक्सोल का उपयोग कहाँ करते हैं, कैंसर में। टैक्सोल का हम लोग निर्माण कहाँ से करते हैं या फिर उत्पादन कहाँ से करते हैं, निकालते हैं कहाँ से। तो बता दें कि टैक्सोल एक प्रकार का रसायन है। टैक्सोल जो है ना बाबू एक प्रकार का क्या है, रसायन है। टैक्सोल एक प्रकार का रसायन है जो हम लोग चीड़ के पौधों से प्राप्त करते हैं। चीड़ के हर चीज़ से, पत्तियां, तना, छाल वगैरह हर चीज़ से प्राप्त करते हैं। वो चीड़ के से एक रसायन प्राप्त करते हैं जिसका नाम है टैक्सोल। इस टैक्सोल का प्रयोग औषधि में किया जाता है। वो कौन से, कि तो कैंसर इलाज में करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 102 सवाल में लिखता है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, मतलब प्राकृतिक संसाधन जो है ना उसको बचाव करने के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, या वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ था, या विश्व आपदा कन्वेंशन, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बाबू 102 का सही ऑप्शन क्या होने वाला है। तो हम बताएं सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था कब, 1968 में। लेकिन अगर मान लो पूछता कि 1971 में कौन कन्वेंशन हुआ था, तो वेटलैंड्स कन्वेंशन। और ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1971 का मतलब 1971 में। रट जाइएगा कि वेटलैंड्स कन्वेंशन कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। और जबकि अफ्रीकी कन्वेंशन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1968 में। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, दोनों याद रखिएगा। चलते हैं अगला सवाल। 103 नंबर जो सवाल है उसमें लिखता है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। जो मैंग्रोव्स जो वन देखने को मिलता है वो सबसे अधिक कहाँ मिलता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, या सुंदरवन में, या पश्चिमी तटीय प्रदेश में, या पूर्वोत्तर राज्य में। तो इसका सही ऑप्शन 103 का हो जाएगा वो सुंदरवन में। याद रखिएगा सुंदरवन कहाँ है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ है, तो याद रखना वो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। और यहीं बाबू याद रखना सुंदरवन में, याद रखना डेल्टा एक प्रकार का है। चलते हैं अगला सवाल। आगे 104 नंबर सवाल लिखता है कि वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र, या 20.55% भौगोलिक क्षेत्र, या 20% भौगोलिक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो 104 का सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में क्या है, वन का विस्तार है। रट जाना बुआ 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में किसका विस्तार है, वन का विस्तार है। चलते हैं 105 नंबर सवाल आपके सामने लिखता है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। हमने क्या कहा 105 में कि भारत में कुल कितना राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखना बुआ 85 राष्ट्रीय उद्यान है। 85, 11, 22, 55 या 99। तो याद रखना बुआ कहीं भी लिख लेना 85 राष्ट्रीय उद्यान है। 85 रट जाइएगा कितना बुआ 85 राष्ट्रीय उद्यान है। कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 85 राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में लिखता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है। ये सवाल पहले भी आ चुका था बुआ कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है, तो बांध को कहा गया है। किसको कहा गया, बांध को। और किसने कहा था, तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया था? तो बांध को कहा गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 107 में लिखता है कि भाखड़ा नंगल बांध परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल बांध परियोजना बहुत फेमस सवाल है और बहुत वीवीआई सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बना गया? तो याद रखिएगा सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सतलज नदी पर। याद रखना सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल परियोजना जो ऊंचा बांध है। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने क्या लिखता है? संसार में या विश्व में सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? सबसे लंबा बांध पूछा गया है कि किस नदी पर है? क्या नर्मदा है या गंगा है या ब्राह्मणी है या महानदी है? तो महानदी पर बनाया गया है संसार का सबसे लंबा बांध। और कौन से राज्य में? तो ये भी याद रखिएगा बाबू, उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उड़ीसा राज्य में याद रखना संसार का सबसे लंबा बांध बनाया गया। अगला सवाल आपके सामने है 109 नंबर। इनमें से कौन उभयचर जीव नहीं है? उभयचर जीव नहीं है। उभयचर किसको कहते हैं? जो जल में भी रहता है, अपलस्थल, थल का मतलब होता है स्थल, जमीन पर रहता है, उसको कहते हैं उभयचर। कहा गया नहीं है घड़ियाल या कछुआ या मेढक या चूहा। तो ऑप्शन हो जाएगा वो डी, चूहा। चूहा जो है वो उभयचर जीव नहीं है। चलते हैं अगला सवाल। भारत का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु देखो यहाँ पशु लिखा है। पशु का मतलब होता है जानवर, शेर या भालू या बाघ या सिंह। तो बाबू याद रखना भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। टाइगर, लायन नहीं, टाइगर, बाघ। बाघ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलते हैं अगला सवाल। वनराज किसे कहा गया? वनराज, वनराज किसे कहा गया? शेर को कहा गया या बाबू याद रखना मोर को कहा गया या बाघ को कहा गया या चीता को कहा गया? तो वनराज कहा गया वह शेर को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वनराज कहा गया, शेर को कहा गया। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीवीआई बुआ, वीवीआई एकदम, कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया? सोना को, तांबा को, लोहा को कि मैग्नीज को? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लोहा को कहा गया। किसको कहा गया? उद्योग की जननी लोहा को कहा गया। अगला सवाल। एल्युमिनियम बनाने के लिए, क्वेश्चन क्या है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज का या टीन का या लोहा का या बॉक्साइट का? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बॉक्साइट का। ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बॉक्साइट। रट जाइएगा बुआ, 113 नंबर सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट का। ये सब क्वेश्चन अगर आप भूलते हैं ना तो समझ लीजिए बाबू 1 नंबर एकदम गया, 1-2 नंबर एकदम गया, अगर ये सब सवाल को आप भूल जाते हैं तो। अगला सवाल 114 कहता है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो देख लेते हैं बुआ कितना हमारा ऑप्शन होता है 114 का। 1 टन मैग्नीज बनाने में कितना बुआ? तो याद रखना यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, सही ऑप्शनल। तो सही ऑप्शनल हो जाएगा 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम क्या हो जाएगा? 10 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल। पायराइट क्या लिखता है? पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक या अधात्विक या परमाणु या ईंधन? तो बाबू याद रखना अधात्विक खनिज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 116 में क्या लिखता है? 116 में लिखता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है या बॉक्साइट है या ग्रेनाइट है या लोहा है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है बाबू चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। याद रखना सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, चूना पत्थर याद रखना बुआ, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 116। 117 में क्या लिखता है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? कौन? कर्नाटक है या गोवा है या उड़ीसा है या झारखंड है? तो कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो याद रखिएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 117 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल 118 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करता है? देख तो बुआ 116 नंबर सवाल और 118 नंबर सवाल में थोड़ा सा अंतर है, बस पूछने का तरीका में अंतर और कुछ नहीं। क्योंकि कहता कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करता है? तो बाबू याद रखा सीमेंट उद्योग जो है ना वो याद रखना वो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल।
119 119 में कहता है कि बिहार झारखंड में कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है। बिहार और झारखंड दोनों को अगर मिला दिया जाए, बिहार झारखंड दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन करता है? 60% या 70% या 80% या 90%। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा 80%। ऑप्शन नंबर सी 80% हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। लौह युक्त का मतलब जिसमें लोहा की मात्रा होती है, वैसे खनिज को हम लोग कहते हैं लौह युक्त खनिज। किसमें? मैग्नीज में, या अबरक, या बॉक्साइट, या चूना पत्थर। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मैग्नीज में। किसमें बुआ? मैग्नीज में हो जाएगा। याद रखना बुआ, लौह युक्त खनिज का उदाहरण कहा गया है। चलते हैं अगला सवाल। 121 में लिखता है निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक का मतलब जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, वैसे खनिज को अधात्विक खनिज कहते हैं। तो किसमें धातु का अंश नहीं है? मैग्नीज में है, या अबरक में, या बॉक्साइट में, या ग्रेफाइट में। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी भी सही है, क्योंकि अबरक में भी धातु का अंश नहीं पाया जाता है और ग्रेफाइट में भी धातु का अंश नहीं पाया जाता है। तो इसका बी भी सही होगा। और याद रखना हुआ इसका डी भी सही होगा, क्योंकि इसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, अर्थात ये भी अधात्विक ऑक्साइड और ये भी अधात्विक ऑक्साइड है। चलते हैं अगला सवाल। 122 में लिखता है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में क्या स्थान रखता है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत विश्व में क्या स्थान रखता है? प्रथम, या द्वितीय, या तृतीय, या चतुर्थ। तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में कैमा स्थान रखता है? तो याद रखना हुआ तृतीय स्थान रखता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मैग्नीज के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में तीसरा स्थान रखता है। अगला सवाल 123 में लिखता है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश का मतलब हमारे देश भारत में तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, या 150 करोड़ टन, या 175 करोड़ टन। तो 123 का सही ऑप्शन खुद बताइए। 125 करोड़ टन होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 125 करोड़ टन। कितना? 125 करोड़ टन। अगला सवाल में लिखता है, क्या लिखता है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब उड़ीसा राज्य में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है? तांबा, या मैग्नीज, या टीन, या लौह अयस्क। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ये भी सवाल काफ़ी बार आया है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, मैग्नीज। मतलब मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है, बड़े पैमाने पर होता है। अगले सवाल को चलते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाया जाता है। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाया गया है? 50, या 100, या 105, या 200। तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाया गया। कई प्रकार का? 100 प्रकार का खनिज पाया गया। चलते हैं अगले सवाल। 126 में लिखता है बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग करते हैं। बताइए। जो पहले ना एडिसन ने जो बल्ब का खोज किया था ना, वो सब बाबू। तो बिजली के, याद करना, बल्ब बनाने में किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? क्या टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, या तांबा का, या फिर कोबाल्ट का, या फिर वह याद करना जस्ता का। तो याद रखिएगा कि बिजली का जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसको बनाने हम लोग टंगस्टन के प्रयोग करते हैं। किसका? वो टंगस्टन। टंगस्टन का संकेत होता है W और परमाणु संख्या होता है 74। याद रखिएगा, टंगस्टन का संकेत W और परमाणु संख्या 74 होता है। अगले सवाल की ओर। 127 में लगता है किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में करते हैं। मतलब वायुयान बना, धातु जो है कौन सा ऐसा धातु है जिसका उपयोग वायुयान के बनाने में करते हैं। वायुयान बनाने में सीसा, या लोहा, या सोना, या एल्युमिनियम। सोना को बना देंगे बाबू, लूटिए लेगा जा करके। तो हम लोग क्या बनाते हैं? एल्युमिनियम। याद रखिएगा, एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं किसका बनाने में? वायुयान को बनाने में। वायुयान बनाने में एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। सोना का बना देगा जाकर, लूटिए लेगा सब। अगला सवाल में क्या लिखता है कि बंगाल रूबी किस खनिज का सर्वोत्तम कोटि है। बंगाल रूबी किस खनिज का सर्वोत्तम कोटि है? क्या लोहा का, या कोयला का, या अबरक का, या सोना का। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अबरक का। किसका बुआ? 128 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अबरक का। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने नजर आता है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, या उड़ीसा में है, या बिहार में है, या फिर कर्नाटक में है। 129 का हुआ बी हो जाएगा, उड़ीसा में। देश का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ है? तो उड़ीसा में है। चलते हैं अगला सवाल क्या लिखता है, अब ध्यान दीजिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल
कि निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। मतलब कौन ऐसा खनिज है जो उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा उसका उत्पादक होता है, कौन खनिज का, तांबा का, मैग्नीज का, टीन का, लौह का। ये सवाल का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसका आंसर भी बता चुके हैं। आप खुद बताइए कमेंट बॉक्स में 130 का सही ऑप्शन क्या होगा, हम बता देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन मैग्नीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, मैग्नीज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मैग्नीज। मैग्नीज में याद रखना बुआ, उड़ीसा सबसे पहला स्थान रख रहा है। चलते हैं अगला सवाल। प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सब किससे बनाया जाता है। ये सवाल केमिस्ट्री में पढ़े होंगे बुआ, अम्ल क्षारक जब लवण पा रहे हो वहाँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, कायनाइट से, जिप्सम से, प्लेटिनम से कि डोलोमाइट से। तो जिप्सम से बनाते हैं। किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे बनाते हैं, जिप्सम से बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 132 सवाल आपके सामने। मैग्नीज उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है। अर्थात मैग्नीज अगर उत्पादक कर रहा है भारत तो उसके कौन सा स्थान रखता है, तो तीसरा स्थान रखता है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत तीसरा स्थान रखता है। काला लोहा किसे कहा जाता है, काला लोहा किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बुआ कि काला लोहा से किसे कहते हैं। तो याद रखना, लोहा का अयस्क हेमाटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, लीमोनाइट, यहाँ लीमोनाइट होना चाहिए बुआ, यहाँ लीमोनाइट और सीडेराइट है। ये मतलब सभी के सभी है जो लोहा का अयस्क है। पर सवाल है काला लोहा के नाम से किसको जानते हैं। तो काला लोहा के नाम से बाबू हम जानते हैं मैग्नेटाइट को। ये याद रखिएगा, ये काला है, ये कैसा लोहा है, ये काला लोहा है। बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यह हेमाटाइट, हेमाटाइट याद रखना लाल लोहा है, कैसा है, लाल है। और एक और हो गया लीमोनाइट, यहाँ देखो लाइमोनाइट हो गया, लीमोनाइट याद रखना, यहाँ लीमो, तो ये बाबू पीला है, याद रखना ये कैसा है, पीला है। तो हमने बताया कि काला के नाम से जानते हैं बुआ मैग्नेटाइट को, हेमाटाइट को लाल के नाम से जानते हैं और लीमोनाइट को पीला के नाम से जानते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो याद रखना बुआ, इतना क्वेश्चन में आपने कितना सही जवाब दे रहा है और कितना गलत दे रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, क्योंकि आपकी इंसानियत ना, हमें विश्वास है कि आप लगभग क्वेश्चन सही आंसर दे रहे होंगे, लगभग क्वेश्चन। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा, नाम भी लिखिएगा ताकि हमको पता चले। तो 133 के बाद चलते हैं 134 की ओर। अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा बुआ, और बताइएगा कि कैसा लगता है, फास्ट बोलते हैं या स्लो बोलते हैं। आप लोग बताइएगा तभी तो हम बेहतर कर पाएंगे। 133 के बाद 134 की ओर चलते हैं। 134 नंबर सवाल आपके सामने नज़र आ रहा है। 134 की बात करें, 134 में लिखता है कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का जो कोडरमा वह किस खनिज के उत्पादक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। क्या अबरक के लिए प्रसिद्ध है, या सोना के लिए प्रसिद्ध है, या लोहा के लिए प्रसिद्ध है, या चांदी के लिए प्रसिद्ध है। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, किसके लिए प्रसिद्ध है, अबरक के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का कोडरमा किसके लिए, अबरक के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 135 में लिखता है कौन अधात्विक खनिज नहीं है। अगर देखो हुआ, ये वाला सवाल ना लोग नहीं पढ़ते हैं, भूल जाते हैं अक्सर, केवल ये पढ़ लेगा अधात्विक खनिज और उसके बाद ये वाला को नहीं पढ़ता है। लेकिन आप लोगों को ये सब ध्यान देना है। अधात्विक खनिज नहीं है, इसका मतलब धात्विक खनिज कौन है, ग्रेफाइट या कोयला या अबरक या सोना। तो अधात्विक खनिज नहीं है कौन बुआ, सोना, क्योंकि इसमें धातु का अंश पाया जाता, अधातु का नहीं थी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं करिएगा, ये वाला सवाल को ध्यान दीजिएगा बुआ। अगले सवाल, अगला सवाल में क्या लिखता है कि चरक का संबंध किस देश से है। चरक का संबंध कौन से देश से है, नेपाल, भारत या म्यांमार या श्रीलंका। तो चरक का संबंध बाबू भारत से है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चरक का संबंध कहाँ से, भारत से। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक, देखो भारत का है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो मथुरा या बरौनी या डिगबोई या बाबू गुवाहाटी। तो याद रखना बुआ डिगबोई में, और डिगबोई है कहाँ, तो डिगबोई याद रखिएगा असम में है। डिगबोई कहाँ है, तो असम में है। लेकिन अगर बिहार का पूछता, अगर तुमसे पूछता किसका बाबू, बिहार का, तो बरौनी मारिएगा। बिहार में कहाँ, बरौनी में। भारत में कहाँ, तो असम के डिगबोई में। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल लिखता है 138 में क्या लिखता है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है, डिगबोई है या झरिया है या घाटशिला है या जादूगोड़ा। यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है वो कौन है, जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ है, तो झारखंड में। झारखंड में कहाँ है बाबू, तो झारखंड में। ऑप्शन नंबर याद ना, झारखंड के जादूगोड़ा। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में लिखता है इनमें से क्या लिखता है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा जो पहले बार में बाबू
प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम या कोयला या विद्युत। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विद्युत। विद्युत जो है ना वो प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत में नहीं आता है। 140 में लिखता है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावनाएं हैं? क्या असम में, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान या मेघालय? तो सौर ऊर्जा की सबसे अधिक जो संभावनाएं है वो कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी, 140 का ऑप्शन नंबर सी। कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आप लोग कितना आंसर दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला का मतलब सबसे अच्छा कोयला, क्योंकि कोयला में 4 प्रकार होता है। एक होता है एंथ्रासाइट, एक होता है पीट, एक होता है लिग्नाइट और एक होता है बिटुमिनस। देखो चारों प्रकार लिखल है, लेकिन सर्वोत्तम का मतलब सबसे अच्छा कौन है? तो सबसे अच्छा कोयला हुआ एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कौन है? एंथ्रासाइट। सबसे खराब कौन है? तो पीट है। सबसे खराब कौन है? तो पीट है, जिसको घटिया भी किस्म का कहते हैं। चलते हैं अगला सवाल। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? क्या कल्पक्कम या ननोरा या राणा प्रताप या तारापुर? तो ऑप्शन में हो जाएगा तारापुर। लेकिन तारापुर कहाँ है? तो तारापुर याद रखना हुआ महाराष्ट्र में, या मुंबई भी मारता है कभी कभी। तो महाराष्ट्र याद रखना या मुंबई याद रखिएगा कि क्या बोला था क्वेश्चन कि किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा? तारापुर हुआ। तारापुर याद, तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलते हैं अगला सवाल। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? या यूरेनियम के साथ, पेट्रोलियम के साथ, कोयला के साथ या चूना पत्थर के साथ? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो सही ऑप्शन प्राकृतिक गैस है ना, तो प्राकृतिक गैस वो पेट्रोलियम के साथ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल। 144। हमें 200 प्लस क्वेश्चन करना हुआ, 200 प्लस क्वेश्चन। आप लोग तैयार रहिएगा एकदम, ये नहीं कि घबरा जाना है। 200 प्लस क्वेश्चन एक ही वीडियो में पूरा का पूरा ज्योग्राफी समाप्त। आप लोग सपोर्ट करिए। हम लोग फिर से लेकर आएंगे इकोनॉमिक्स का भी लेकर आएंगे। इकोनॉमिक्स का भी आप करिएगा, देखते हैं आप लोग कितना मारते हैं सही, कितना बेहतर जाते हैं। तो 200 प्लस क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी का निकाला है, और हर वो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोग तैयार रखिए एकदम हर क्वेश्चन का बुआ। चलते हैं अब इकोनॉमिक्स का फिर लाएंगे 1 शॉर्ट वीडियो, उसका भी प्लस क्वेश्चन निकालेंगे, देखते हैं उसका कितना निकलता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के पास। चलते हैं अगला सवाल। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में क्या लिखता है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? कोयला है या विद्युत है या पेट्रोलियम है या सौर ऊर्जा है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक जो स्रोत है ना वो कौन है? सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है बाबू? सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा। अगले सवाल। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? कौन से राज्य? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें खनिज तेल का विशाल भंडार है? क्या असम में या बिहार या राजस्थान या तमिलनाडु? तो याद ना असम में। लेकिन असम का कौन सा जगह भी याद रखना, वो डिगबोई हुआ। असम का कौन सा जगह, तो ये भी याद रखना डिगबोई में। असम का कौन सा जगह? डिगबोई में याद रखना। वो असम कहाँ? असम में कहाँ? डिगबोई। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दक्षिण भारत की बहुत महत्वपूर्ण, काफ़ी बार दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या? वीवीआई कर लेना बुआ, वीवीआई। इसके पहला वाला सवाल भी असम वाला भी जो क्वेश्चन बताया तो वो, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ से जितना सवाल लगता है आ रहा है ना अगल बगल में, बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा कर्नाटक, कहाँ बाबू? तो कर्नाटक में, ये भी याद रखना। तुंगभद्रा कहाँ? तो कर्नाटक में। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कहाँ है बुआ? तो याद रखना बुआ, कहाँ कौन है? तो तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा है कहाँ? तो कर्नाटक में। चलते हैं अगले सवाल। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? बहुत महत्वपूर्ण। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, या तेल शोधक कारखाना हेतु, या खनिज तेल हेतु, खनिज यहाँ तेल छूट गया है, खनिज तेल हेतु, या परमाणु शक्ति हेतु? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, खनिज तेल हेतु के लिए, खनिज तेल के लिए हुआ, याद रखना। अगला सवाल। ताप विद्युत केंद्र क्या लिखता है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया या बरौनी या समस्तीपुर या कटिहार? मतलब ये का क्वेश्चन है बिहार से संबंधित। तो बताओ बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? ताप विद्युत केंद्र बिहार में कहाँ है? तो बरौनी। काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा बरौनी में ताप विद्युत, या याद रखना तेल शोधक कारखाना है, उसी को कहते हैं ताप विद्युत केंद्र। कहाँ है? तो याद रखना बरौनी में।
अगला सवाल, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल। ये सवाल बहुत दोहरा गया, हम लोग पहले कर चुके हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? डिगबोई या झरिया या घाटशिला या जादूगोड़ा। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जादूगोड़ा। कहाँ हुआ? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा। अगला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी। ये भी सवाल हो चुका है, याद करना। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन है? तारापुर है या कलपक्कम है या ननौरा है या कैगा है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन है? तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी तारापुर, जो कहाँ है बाबू? महाराष्ट्र में। भारत में तो है, भारत में कहाँ? तो याद रखना महाराष्ट्र में। भारत में कहाँ? याद रखेगा महाराष्ट्र में। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? तो तारापुर। और तारापुर कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है, याद रखना ये सवाल को। 150 के बाद चलते हैं 151। 151 में क्या लिखता है? 151 में लिखता है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखता है, बहुत 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 महत्वपूर्ण। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई गई? मतलब ज्वारीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा का अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भारत में कौन ऐसा जगह है जहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है? मन्नार की खाड़ी में या खंभात की खाड़ी में या गंगा नदी में या कोसी नदी में? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, खंभात की खाड़ी में। कहाँ हुआ? खंभात की खाड़ी। और खंभात की खाड़ी है कहाँ? तो गुजरात में है। खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो गुजरात में, याद रखना बुआ, कहाँ है? गुजरात में है। अगला सवाल, खरीफ फसल कौन है? फसल बात करते हैं तो फसल जो होता है ना, अगर हम फसल की बात करते हैं तो जो फसल होता है वो 3 प्रकार होता है मौसम के आधार पर। एक होता है खरीफ फसल, एक होता है रबी फसल और एक होता है गर्मा फसल। गर्मा, खरीफ में धान बहुत इम्पोर्टेंट, रबी में गेहूँ बहुत इम्पोर्टेंट, और गर्मा में बुआ जितनी भी सब्जियां वगैरह हम लोग गर्मी में लगाते हैं वो। तो इसमें सवाल क्या है? खरीफ फसल कौन है? धान है या गेहूं या चना या खीरा? इसमें क्या क्या था फिर से देख लो। खरीफ फसल कौन है? धान, गेहूं, चना या खीरा? तो धान हो जाएगा बुआ खरीफ फसल। धान क्या हो जाएगा? खरीफ फसल। गेहूं और चना हो जाएगा बुआ रबी फसल, और खीरा बाबू अगर गर्मा मानते हैं तो गर्मा मान सकते हैं। अगला सवाल, भारत में गेहूं का उत्पादन में पहला स्थान कौन है? भारत में गेहूं उत्पादन में पहला स्थान कौन सा रखता है? क्या पश्चिम बंगाल? नहीं, पश्चिम बंगाल याद ना बुआ। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है। चावल उत्पादन करता है कौन? याद रखना बुआ, पश्चिम बंगाल। इसीलिए पश्चिम बंगाल को चावल का कटोरा भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश या बिहार या पंजाब? तो दूसरा नंबर पर याद ना बुआ, बी जो है ना वो याद रखना, उत्तर प्रदेश। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है कौन? उत्तर प्रदेश। याद रखना बुआ। सवाल को ध्यान से पढ़िए, सवाल में क्या लिखता है? सवाल में लिखता है कि भारत में गेहूं का उत्पादन करने में पहला स्थान कौन रखता है? पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश या बिहार या पंजाब? तो बाबू बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना, पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश रखता है। अगला सवाल, भारत में चावल उत्पादन में पहला स्थान कौन रखता है? अभी बोल रहे थे चावल उत्पादन में, बताओ क्या मारेंगे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें उगाई जाती है, अमन, ओस और बोरो। 3 फसल बता दिए, अमन, ओस और बोरो। तीनों फसल का नाम बता दिए, अमन, ओस और बोरो। अगला सवाल, रोपन फसल कौन है इनमें से? अब देख रहे हैं रोपन फसल कौन है? चाय, कॉफ़ी, रबर की सभी? तो रोपन फसल में सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। रोपन फसल में सभी के सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल, कृषि आधारित उद्योग नहीं है, मतलब कौन उद्योग जो कृषि पर आधारित नहीं है? देख, नहीं लोग नहीं पढ़ना, सब भुला जाते हैं पढ़ने के लिए, यही आपको महत्वपूर्ण याद दिलाएगा वो, यही सब क्वेश्चन आपको गलती करता है। नहीं लोग भूल जाते हैं पढ़ने के लिए, केवल पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योग, और नहीं बोला को भूल जाता है। कृषि आधारित उद्योग नहीं है मतलब कौन सा ऐसा उद्योग जो कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र तो कृषि पर है, चीनी कृषि पर है, जूट कृषि पर, इसका मतलब सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल 157 में क्या लिखता है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन है? तो कोलकाता रिसड़ा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 157 का कोलकाता रिसड़ा। 157 का ए कोलकाता रिसड़ा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उपभोक्ता उद्योग है, पेट्रोल रसायन या लौह इस्पात या चीनी उद्योग या इनमें से कोई नहीं? तो जो उपभोक्ता उद्योग है वो है चीनी उद्योग। याद रखना बुआ, चीनी उद्योग का कच्चा माल याद रखना गन्ना। चीनी उद्योग का कच्चा माल याद रखना गन्ना। चीनी उद्योग का कच्चा माल कौन है? गन्ना, याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 159
159 में क्या लगता है, छोटे पैमाने का उद्योग है, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग। तो छोटे पैमाने का उद्योग है कौन, खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, खिलौना जो उद्योग है ना वो छोटे पैमाने का उद्योग है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलते हैं 160। 160 में लिखता है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई हुआ, वीवीआई लिखना कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का या कार्बन मोनोऑक्साइड का या मिथाइल आइसोसाइनाइड के या सल्फर डाइऑक्साइड का। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ भोपाल गैस त्रासदी में। ये घटना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मध्य प्रदेश के भोपाल एक शहर है जहाँ पर यह घटना घटा हुआ था। अगला सवाल क्या लिखता है कि देश का सबसे पुराना सड़क कौन है, मुंबई हाईवे या ग्रैंड ट्रंक रोड या एक्सप्रेस। डी में तो पता नहीं चल रहा है, तो बुआ देश का सबसे पुराना सड़क कौन है, सबसे पुराना। तो याद रखना बुआ बी, ग्रैंड ट्रंक रोड। यहाँ सोड लिखा गया है, रोड लिखना बुआ, ग्रैंड ट्रंक रोड, यहाँ सोड लिखा गया, रोड लिखेगा, रोड 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 बुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में क्या लिखता है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहता है। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश है या उड़ीसा है या महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है। तो बताओ वह भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन स्थान रखता है, तो महाराष्ट्र। याद रखना हुआ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्न में कौन एक सड़कों का वर्ग नहीं है। ये भी सवाल पूछा गया कई बार, इसके पहले वाला सवाल पूछा गया था कि निम्न में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, पूर्व पश्चिम गलियारा या एक्सप्रेसवे या स्वर्णिम त्रिभुज। देखो यहाँ त्रिभुज आ गया हुआ, चतुर्भुज रहता तो हो जाता, लेकिन त्रिभुज है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो हमारा सड़क का एक वर्ग नहीं है। बाकी पूर्व पश्चिम गलियारा है, एक्सप्रेसवे भी है, सीमांत सड़कें भी है, लेकिन स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग नहीं है। यहाँ चतुर्भुज रहता तो हो जाता, ऑप्शन नंबर सी। अगला, इन्नौर पतन कहाँ है, इन्नौर पतन, पतन का मतलब यहाँ बंदरगाह समझिएगा। इन्नौर पतन कहाँ है, गुजरात में या तमिलनाडु में या उड़ीसा में या केरल में। तो इन्नौर जो पतन है ना वो कहाँ है, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा वो। अगला सवाल में लिखता है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो याद रखना भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। कै में बाबू, 8 डाक क्षेत्रों में भारत को कुल बांट दिया गया है। 165 का हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, 10 या 7 या 15 या 5। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 166 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं है कि 15 होगा या फिर और कुछ होगा। अगला सवाल, फाल्टा विशेष, क्या बोलें, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो बाबू सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल में। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ विकसित है, तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, कांवर झील कहाँ स्थित है। कांवर झील दरभंगा में या भागलपुर में या बेगूसराय में या पटना में। तो कांवर झील जो स्थित है बुआ वो बेगूसराय में। कहाँ बुआ, बेगूसराय में, याद रखना बेगूसराय में। पटना प्रसिद्ध है, याद रखना बुआ महेंद्रू घाट के लिए। पटना प्रसिद्ध है संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पटना में, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और, गोलघर कहाँ है, तो पटना, बहुत फेमस, याद रखना बुआ, बहुत फेमस। अगला सवाल आप देख ही रहे हैं कि कुशेश्वर स्थान, क्या लिखता है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। ये भी बहुत फेमस है, बहुत फेमस क्वेश्चन हुआ कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। तो याद रखना हुआ कुशेश्वर जो स्थान है ना वो पड़ता है दरभंगा जिला में। कुशेश्वर स्थान कौन से जिला में स्थित है, तो याद रखना कुशेश्वर जो स्थान है ना वो पड़ता है, हमने क्या बोला हुआ, दरभंगा जिला में। कहाँ हुआ, दरभंगा जिला में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले सवाल का, संजय गांधी, अभी हमने कहा था आपको, हमने कहा था कि बता बुआ संजय गांधी, क्या कहा, संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान किस नगर में स्थित है, क्या राजगीर में या बोध गया या बिहार शरीफ या पटना। तो संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान जो है ना बुआ वो कहाँ है, पटना में है, याद रखिएगा। संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पटना में। अगला सवाल आप देख रहे हैं, अगला सवाल में क्या लिखता है कि बिहार में नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिला में होती है। बिहार में कौन सा ऐसा जगह है जिसमें नहर के द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है, तो याद नबू ऑप्शन नंबर 171 का रोहतास में सबसे ज़्यादा होता है नहर के द्वारा सिंचाई।
अगला सवाल, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र, क्या लिखता है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा का उत्तरी, उत्तरी यहाँ लिखना, उत्तरी मैदान, या गंगा का दक्षिणी मैदान, या हिमालय की तराई, या गंगा का दियारा। तो बाबू याद रखना, तंबाकू उत्पादन में गंगा का दियारा क्षेत्र बहुत फेमस है। तंबाकू उत्पादन में गंगा का दियारा क्षेत्र बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल में क्या लिखता है, देखिएगा बाबू ध्यान से, लिखता है कौन गन्ना उत्पादक नहीं है, जिला नहीं है, मतलब कौन सा जिला, इनमें से 3 जिला है, एक दरभंगा है, एक पश्चिमी चंपारण, एक रोहतास, जिसमें गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। तो याद रखना रोहतास में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं, तो रोहतास में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है, याद रखना हुआ। अगला, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, कि 50% या 60% या 80% या 36.5%। तो याद रखना बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, तो याद रखना हुआ लगभग 60%, लगभग 60% क्षेत्रों में क्या की जाती है, खेती की जाती है, याद रखना हुआ 174 का बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 174 का बी। 175 में क्या लिखता है, 175 में लिखता है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। बिहार राज्य की बात कर रहा है कि बिहार राज्य में कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, क्या 80% या 75% या 65% या 86%। तो बिहार की बात करेगा तो याद रखना 80%, लेकिन अगर भारत की बात करेगा तो भारत में याद रखना हुआ 60%। भारत में 60% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है और बिहार में 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। अगला सवाल आप देख रहे हैं, अगला सवाल क्या दें, पायराइट खनिज है। ये सवाल पहले भी आ चुका है बुआ कि पायराइट जो है खनिज है किसका, धात्विक का या अधात्विक का या परमाणु का या ईंधन का। तो पायराइट जो खनिज है वो कैसा खनिज है, अधात्विक खनिज है, ऑप्शन नंबर बी। पायराइट कैसा खनिज है, अधात्विक खनिज है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, कहलगांव, क्या लिखता है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, क्या भागलपुर में या मुंगेर में या जमुई में या साहिबगंज में। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भागलपुर। किसमें बुआ, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो भागलपुर में। 177 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 177 के बाद हम 178 की बात कर लेते हैं। 178 में कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, क्या पूर्णिया में या सिवान में या मुजफ्फरपुर में या पूर्वी चंपारण में। तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 179 आते हैं। 179 में क्या लिखता है कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन ऐसा शहर है जिसमें कांच उद्योग स्थापित है, हाजीपुर या शाहपुर या मुरकुंडा या फिर भवानी न। तो याद ना बुआ, हाजीपुर में कांच उद्योग का कारखाना है। कहाँ बुआ, हाजीपुर में कांच उद्योग का क्या है, कारखाना। अगला सवाल है, अगला सवाल आप देख रहे हैं 180, क्या देख रहे हैं कि सिगरेट का कारखाना कहाँ है, सिगरेट का कारखाना कहाँ है, मुंगेर में या पटना में या शाहपुर में या गया में। तो बताओ बुआ कि सिगरेट का कारखाना कहाँ है, तो सिगरेट का कारखाना जो है ना वो मुंगेर में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सिगरेट का कारखाना कहाँ है, तो मुंगेर में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला, रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, तो रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, जमालपुर या मुंगेर या भागलपुर या पटना। तो याद रखना बुआ, रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, तो जमालपुर में है। रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, तो जमालपुर में। 181 का हो जाएगा ए। 181 के बाद 182 में क्या लिखता है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, बिहार शरीफ या राजगीर या गया या बांका। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ बी, राजगीर में रज्जू मार्ग है। राजगीर में, र से राजगीर, र से रज्जू मार्ग, र से राजगीर, र से रज्जू मार्ग। तो याद ना राजगीर में रज्जू मार्ग है। अगले सवाल की ओर, अगला सवाल में क्या लगता है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय याद रखना बुआ हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल में क्या लिखता है, लिखता है कि बिहार में रेल परिवहन का शुरुआत कब से माना था। बिहार की बात करें बुआ, अगर भारत की पूछता, भारत देखो आइए गया बुआ, तो याद ना 1853
अगर पूछता भारत में तो 1853, लेकिन बिहार में पूछा गया कि बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुआ था, तो 1860 से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1860 से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1860 से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आप देख रहे हैं वो 185 में क्या लिखता है कि भारत में रेल परिवहन का शुरुआत कब से माना जाता है। कहाँ से? भारत में रेल परिवहन का शुरुआत कब से माना जाता है? 1842, 1853, 1858, 1862, तो 1853। याद रखना मुंबई से थाने तक चला था और 34 किलोमीटर चला था। मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर चला था। अगला सवाल आप देख रहे हैं 186 में लिखता है ग्रांड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। ग्रांड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? ग्रांड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 2 है। बी ऑप्शन याद रखना, ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? 2 है। अगला पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का नाम बहुत फेमस है, ये भी सवाल काफ़ी बार आ चुका है, यानी न हुआ वीवीआई क्वेश्चन है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, या पटना हवाई अड्डा, या राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, या बिहार हवाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन या अड्डा। याद रखना जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन या अड्डा। पटना का हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। 187 के बाद लाते हैं 188। 187 था, हाँ 188 लाते हैं। 188 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखता है कि बताइए मंदार हिल किस जिला में स्थित है। ये भी फेमस क्वेश्चन है। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मुंगेर में, या भागलपुर, या बांका, या बक्सर। तो मंदार जो हिल ना हुआ वो बांका जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मंदार हिल कहाँ है? बांका जिला में। अगला सवाल राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? दीघा घाट पर, या गांधी घाट, या बांस घाट, या महेंद्रू घाट। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बाबू। काफ़ी फेमस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महेंद्रू घाट। क्या क्वेश्चन था ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो महेंद्रू घाट। ऑप्शन नंबर डी एकदम रट जाइएगा सवाल बुआ। अगला सवाल में क्या लिखता है? लिखता है अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? क्या समस्तीपुर, या पटना, या पूर्णिया, या अररिया? तो ऑप्शन नंबर बुआ ए समस्तीपुर। अशोक पेपर मिल कहाँ है? समस्तीपुर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा 190 को, लेकिन याद रखना बुआ लगभग 90% समस्तीपुर हमें याद है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किस नगर में, क्वेश्चन क्या है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो दाऊद नगर, लेकिन लोग मारते हैं बिहार शरीफ। क्या मारते हैं? बिहार शरीफ, लेकिन शायद इसका आंसर हो जाएगा दाऊद नगर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाऊद नगर हो जाएगा। ये भी इस भी क्वेश्चन को वो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। चेक करने में क्या होता है, गलती नहीं याद करने, लेकिन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल खाद का कारखाना कहाँ है? खाद का कारखाना कहाँ है? बरौनी, या मोकामा, या बाढ़, या लखीसराय। तो खाद का कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। 192 का ए, 192 का ए बरौनी में है, याद रखना 192 का ए। 193 बिहार की पहली रेल लाइन थी। 200 के करीब हम लोग पहुंचने वाले हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारा हिम्मत बढ़े बाबू। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। बिहार की पहली रेल लाइन क्या थी? मार्टिन लाइट रेलवे, या भारत रेल, या ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, या बिहार रेल सेवा। तो याद रखना बिहार की जो पहली रेल लाइन थी वो हमारा था ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अविभाजित, क्या बोला गया? अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। अविभाजित बिहार में एकमात्र आयोजित नगर था, कौन था? टाटा नगर, या पटना, या मुंगेर, या गया। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए टाटा नगर। क्या हो जाएगा ये बाबू? टाटा नगर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, सबसे अधिक क्या लिखता है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला। सबसे अधिक आबादी वाला कहाँ? भारत की बात करें, बिहार में बात करें, बिहार में। ये क्वेश्चन कहाँ से संबंधित है? ये क्वेश्चन है बिहार से संबंधित है कि बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन है, या पैसा वाला जिला कौन है, या मतलब कहा जाए ऐसा तो गया, या दरभंगा, या मुंगेर, या
भागलपुर। इसमें से पटना का ऑप्शन नहीं है, आप पटना लगाइएगा। आप किसको लगाइएगा? पटना लगाइएगा। पटना बार बार सवाल पूछता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला तो पटना, सबसे ज़्यादा शिक्षित तो पटना, सबसे ज़्यादा महानगर जनसंख्या वाला तो पटना, हर तरीके से। और कम याद रखना हुआ तो शिवहर, सबसे कम जनसंख्या वाला तो शिवहर, सबसे कम जनसंख्या वाला शिवहर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बिहार में क्या लिखता है? बिहार में कितना प्रतिशत ग्रामीण आबादी है? बिहार में कितना प्रतिशत ग्रामीण आबादी है? तो लगभग 89.5%, लगभग 89.5%, लगभग 89.5%। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बिहार का क्या लिखता है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर, अभी बोले हुआ बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपदा 3 प्रकार का होता है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा और एक सामान्य आपदा। तो लिखता है हुआ कि आपदा कौन जो है वो प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक का मतलब मानव जनित पूछा, क्या सुनामी? ये तो प्राकृतिक आपदा है। बाढ़, ये भी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप, ये भी प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आतंकवाद, जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला आप देख रहे हैं 199। 199 कहता है कि कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित का हुआ जो मानव ने उत्पन्न किया है। कौन? सांप्रदायिक दंगा या आतंकवाद या महामारी की सभी? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सॉरी डी हो जाएगा, सभी के सभी बाबू। ये सभी के सभी जो है ना वो मानव जनित आपदा है। तो 199 का हो जाएगा डी। 199 के बाद 100, 200। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? क्या समुद्र में भूकंप आना या स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना कि द्वीप पर भूकंप आना या इनमें से कोई नहीं? तो सुनामी का जो प्रमुख कारण है वो समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, समुद्र में भूकंप आना यह सुनामी का प्रमुख कारण है। हमने 200 सवाल किया हुआ। आप ज़रूर बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसा लगता है, बहुत मेहनत लगता है बुआ। चलते हैं 200 के बाद 201। आप जुड़े रहें, भागे नहीं, क्योंकि हर एक सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप थोड़ा सा भागा बुआ, इसका मतलब है कौन क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा कुछ नहीं कहा सकता है, तो भागे नहीं। आपदा मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? हमने कहा 3 प्रकार का। एक आपदा को कहते हैं प्राकृतिक आपदा, एक आपदा को कहते हैं मानव जनित आपदा, और एक आपदा को हम लोग कहते हैं बाबू याद रखना, एक हो गया प्राकृतिक, एक हो गया मानव जनित आपदा, और एक आपदा जो होता है उसको सामान्य आपदा कहते हैं। कौन आपदा? तो सामान्य आपदा, सामान्य आपदा। तो आपदा 3 प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए तो 2 प्रकार के, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। चलते हैं अगला सवाल की ओर। कहता है, क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कहता है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? अगर नदी में बाढ़ आता है तो उसका प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, या नदी की तल में अवसादी का जमाव, या वर्षा की अधिकता, या इनमें से कोई नहीं? तो वर्षा की अधिकता, वर्षा की अधिकता के कारण जो होता है बुआ वह नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण। अगला सवाल, बिहार का कौन सा क्षेत्र, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त रहता है? आप याद करो बुआ, 2-4 दिन 10 दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा, बहुत ज़्यादा वायरल, इसमें गाना फेमस चल रहा था। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त रहा है? पूर्वी बिहार, या दक्षिणी बिहार, या पश्चिमी बिहार, या उत्तरी बिहार? तो उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार बाबू याद ना पूरा डूबा हुआ रहता है, उत्तरी बिहार याद रखिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या लिखता है? लिखता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये तो बच्चे लोग जानते हैं, बउआ वाला सवाल, झुंझुना वाला सवाल है कि कोसी नदी को क्या कहा गया है? बिहार का शोक कहा गया है। कौन नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया। अगला सवाल क्या लिखता है? बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, या मानव जनित आपदा है, या सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं? तो बाढ़ आप खुद जानते हैं, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन, ये सभी के सभी कौन आपदा है? तो बाबू याद रखना प्राकृतिक आपदा है। तो बाढ़ एक ऐसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। अगला सवाल भी आप देख रहे हैं कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा जो है वह किस प्रकार की आपदा है? तो ये भी बाबू याद रखना प्राकृतिक आपदा है। सूखा जो है प्राकृतिक कैसी आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा। इसका ऑप्शनल के साथ मारिएगा, उसके बाद पता चलेगा। आप देख रहे हैं, देखिए बाढ़ एक कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा, या मानवीय आपदा, या समान आपदा, या इनमें से कोई नहीं? तो बाढ़ कैसी आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कैसी आपदा? प्राकृतिक आपदा। अगला सवाल, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में
प्रति वर्ग कितने किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बुआ, कि बिहार में सबसे कम आबादी वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे कम आबादी वाला अगर जिला पूछा जाए ना, सबसे कम आबादी वाला, तो याद रखना शिवहर। और सबसे अगर अधिक पूछा जाए, सबसे अधिक आबादी वाला, तो याद रखना पटना, सबसे अधिक आबादी वाला पटना। अगला सवाल, उच्चावच क्या लिखता है? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो गुटेन ने, या लेहमान ने, या गीगर ने, या रीटर ने? तो लेहमान ने किया था। किसने किया था? लेहमान ने किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल, तल की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तल की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को विशेष ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई, समोच्च रेखा। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बाबू। याद रखना क्या होता है? स्थानिक ऊंचाई। क्या होता है? स्थानिक ऊंचाई होता है। अगला सवाल में आपसे क्या लिखा गया कि सूखे की स्थिति, क्या लिखता है? सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? तो अचानक आती है, या पूर्व सूचना के अनुसार आती है, या धीरे धीरे? तो सूखे की स्थिति जो आती है वो कैसी आती है? तो धीरे धीरे आती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या लिखता है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? वर्षा की कमी, या भूकंप, या बाढ़, या ज्वालामुखी क्रिया? तो यार ना, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक जो होगा बुआ वो वर्षा की कमी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वर्षा की कमी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 213 में क्या लिखता है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं? महासागर की तली पर जो होने वाला कंपन होता है, उस होने वाले कंपन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भूकंप जानते हैं, या चक्रवात जानते हैं, या सुनामी, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सुनामी। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सुनामी। याद रखना हुआ। अगले सवाल, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला तरंग क्या है? जब भूकंप होती है तो 3 प्रकार के तरंग निकलते हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। सबसे पहले पहुंचता है पी तरंग और सबसे लास्ट में पहुंचता है एल तरंग। सबसे हानि पहुंचाने वाला जो तरंग है वो कौन है? एल तरंग। और सबसे कम हानि पहुंचाने वाला जो तरंग है वो पी तरंग। पर पहुंचने में सबसे आगे कौन है? तो पी, सबसे लास्ट में एल। चलते हैं अभी। ऐसे भी याद रखना, पी से प्राथमिक और एल से लास्ट। चलते अगले सवाल क्या था फिर से समझना, सवाल ध्यान नहीं दिए, कि पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला तरंग कौन है? पी तरंग, या एस तरंग, या एल तरंग, या टी तरंग? टी तरंग तो होवे नहीं करता है, तो यहाँ सबसे पहले पहुंचता है पी तरंग। सबसे पहले कौन पहुंचता है? पी तरंग पहुंचता है। अगला सवाल, भूकंप क्या लिखता है? ध्यान दीजिएगा। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर, पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग क्या नाम दें? मतलब पृथ्वी पर स्थित भूकंप केंद्र से सबसे ऊपर में ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो होता है उसको हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। लेकिन जहां अगर भूकंप उत्पन्न हुआ है उसको हम लोग कहते हैं भूकंप केंद्र कहते हैं। चलते हैं अगला सवाल। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? क्या क्वेश्चन कहता है? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से पर भयंकर सुनामी आया था? तो जो आया था वो आया था बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, बंगाल की खाड़ी में। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आपके सवाल क्वेश्चन आपके सामने है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहले तरंग को किस नाम जानते हैं? भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहले तरंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कौन तरंग? पी तरंग के नाम से जानते हैं। सबसे पहले पहुंचने वाला कौन तरंग है? तो पी तरंग है। अगला सवाल में फिर से क्या लिखता है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? अभी हम लोग इसको पढ़े थे, वो अधिकेंद्र। क्वेश्चन दोहरा गया, 2 क्वेश्चन दोहरा गया। हाँ बुआ, बी याद रखना बुआ। अगले सवाल, भूकंप अथवा सुनामी, भूकंप चाहे सुनामी से बचाव का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है? अगर भूकंप आता है या सुनामी आता है तो कौन से बचाव का तरीका सही नहीं है? मतलब सही नहीं है। भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना,
भूकंप निरोधी भवन का निर्माण करना, ये भी तो लगता है सही है, ये भी लगता है सही है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार करना, ये भी लगता है सही है। भगवान भरोसे बैठना, जो बिल्कुल गलत है। ये बाबू हमारा तरीका सही कि भगवान भरोसे बैठे रहेंगे कि हाँ हम भगवान हमको बचा लेंगे, तो ये हमारा तरीका बिल्कुल क्या है, गलत है। भगवान भरोसे बैठना नहीं है, हमसे जो बनेगा वो हम करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। अगला सवाल, सुनामी क्या लिखता है, सुनामी किस स्थान पर आता है। ये बहुत बार पूछा गया है सवाल कि सुनामी किस स्थान पर आता है बुआ, तो याद है ना, सुनामी जो आता है वो समुद्र में आता है। 220 का क्वेश्चन हो जाएगा बी, सुनामी जो आता है वो कहाँ आता है, सुनामी जो आता है समुद्र में आता है। 220 के बाद चलते हैं 221। आप देख रहे हैं 221 नंबर सवाल। 221 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। मतलब अगर मान लो कि वो कोई आग से जल गया थोड़ा मोड़ा घर पे उनमें, तो बताओ उस स्थिति में प्राथमिक उपचार हमें क्या करना है। ठंडा पानी डालना है, गर्म पानी डालना, अस्पताल पहुंचाना या कोई नहीं। तो ठंडा पानी डालिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठंडा पानी डालिएगा। याद रखना हुआ, ठंडा पानी डालिएगा। अगला सवाल, मलबे के नीचे, ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा गया, ये वाला सवाल मलबे के नीचे वाला हुआ बहुत महत्वपूर्ण है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। दूरबीन का, या इंफ्रारेड कैमरा का, या हेलीकॉप्टर का, या टेलीस्कोप का। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, इंफ्रारेड कैमरा। पहले कुत्तों से पहचान करते थे, लेकिन अब यंत्र का विकास हो गया। कौन यंत्र, इंफ्रारेड कैमरा, याद रखना इंफ्रारेड कैमरा। अगला सवाल, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। देखो आज के ज़माना में मोबाइल फ़ोन है, लेकिन याद रखना बुक मारता है सार्वजनिक टेलीफोन, सार्वजनिक टेलीफोन मारता है बुआ, याद रखना बुक क्या मारता है, सार्वजनिक टेलीफोन। लेकिन अगर आज के ज़माने के अनुसार चलें तो मोबाइल फ़ोन है, लेकिन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन बुक कौन मारता है, सार्वजनिक टेलीफोन। बार बार कह रहे हैं बुआ, बुक क्या मारता है, सार्वजनिक टेलीफोन मारता है। अगले सवाल की ओर, भूकंप संभावित क्षेत्र में, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। अगर भूकंप जहां बार बार आ रहा है उन क्षेत्रों में भूकंप अगर आ रहा है बार बार, तो उनमें भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए, अंडाकार या त्रिभुजाकार या चौकोर या आयताकार। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, आयताकार। आयताकार कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, भूस्खलन वाले क्षेत्रों में, भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या सही है, उचित है या अनुचित है, या लाभकारी या उपयोगी। या ना वो अनुचित है, उन क्षेत्रों में हमें ढलानों पर मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए, तो अनुचित है। क्या है, अनुचित है। अगला सवाल 226 में कहता है सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है, दूर संचार के लिए होता है, या मौसम विज्ञान के लिए होता है, या संसाधन की खोज के लिए होता है, या दूरदर्शन के लिए होता है। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मौसम विज्ञान के लिए। किसके लिए हुआ, मौसम विज्ञान के लिए होता है सुदूर संवेदी उपग्रह का खोज, मौसम विज्ञान के लिए होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का खोज किस लिए होता है, मौसम। 226 क्वेश्चन हमने देखा हुआ, कितना देखा, 226 क्वेश्चन हमने देखा। इस 226 क्वेश्चन में आपका कितना सही गया, कितना गलत गया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा जो इतना मेहनत है, इस मेहनत में लाइक ज़रूर करिएगा बुआ, एंड सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। बहुत 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 आपके एक शेयर से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं, हमने ये 226 क्वेश्चन किया ज्योग्राफी का। अगर आपको बेहतर लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा कि हाँ सर आप इकोनॉमिक्स वाला वीडियो 1 शॉट ज़रूर लाइए। और ऐसा ही अगर सपोर्ट मिलता है तो आपका ज़रूर बाबू आपके लिए इकोनॉमिक्स का, किसका, इकोनॉमिक्स का ज़रूर वीडियो लाया जाएगा। तो शेयर करिए दोस्तों के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।